हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जो यूरोप में राष्ट्रवाद है। उस चैप्टर का एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जुलाई 1830 की क्रांति, जहां से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से समझेंगे, देखेंगे ध्यान से, और उसके बाद आप लोग कमेंट्स करके बताएंगे कि आप लोग को समझ में आया या नहीं समझ में आया। ठीक है, तो मुख्य रूप से इस वीडियो में हम लोग क्या समझेंगे, तो जुलाई 1830 की क्रांति जो कहाँ हुआ था, तो फ्रांस में हुआ था। ठीक है, जुलाई 1830 की क्रांति कहाँ हुआ था, फ्रांस में हुआ था। उसी के बारे में अभी हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से बस देखेंगे और आप लोग को अच्छे से समझ में भी आएगा। ठीक है, तो अभी हम क्या बोले कि इस वीडियो में क्या समझेंगे, जुलाई 1830 की क्रांति। तो ध्यानपूर्वक आप लोग समझेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट, जुलाई 1830 की क्रांति में क्या है, उसको समझने से पहले हम लोग कुछ पहले जान लेते हैं। ठीक है, क्या जान लेते हैं कि ये जो चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, उसमें सबसे पहले एक क्रांति हुआ था 1789 में। ठीक है, कब हुआ था, 1789 में क्रांति हुआ था। फ्रांस की क्रांति इसको कहा जाता है। तो ये भी ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड में पूछा गया है कि फ्रांस की क्रांति कब हुआ था, तो याद रखेंगे 1789 में। ठीक है, इस क्रांति के बाद फ्रांस में क्या हुआ था कि जो बुर्बो राजवंश था, यानी राजा का जो एक प्रथा चल रहा था, वो क्या हो गया, खत्म हो गया, और इस पे पूरे राष्ट्र पे जो है नेपोलियन का अधिकार हो गया। फिर धीरे धीरे नेपोलियन भी राजा बन गया, लेकिन पहले वाला जो व्यवस्था था वो सारा बदल गया। बाद में दूसरा व्यवस्था आ गया, लेकिन नेपोलियन का व्यवस्था जो है ये चल पाया मात्र 1815 ईस्वी तक। 15 में वियना सम्मेलन जब हुआ था, 1815 में कौन सा सम्मेलन हुआ था, वियना सम्मेलन। इसी टाइम नेपोलियन का जो युग था वो खत्म हो गया, और फिर से वही युग शुरू हो गया जो पहले चल रहा था, राजा वाला। और पहले जो वंश था फ्रांस में, बुर्बो वंश। कौन सा वंश था, याद रखेंगे आप लोग, बुर्बो वंश था। उस बुर्बो वंश का पुनर्स्थापना किया गया। तो ये भी क्वेश्चन एक आता है बिहार बोर्ड में कि वियना कांग्रेस सम्मेलन के द्वारा या वियना सम्मेलन द्वारा 1815 में किस वंश का पुनर्स्थापना किया गया, तो बुर्बो वंश का, याद रखेंगे। ठीक है, और जब बुर्बो वंश आया तो फिर से क्या हो गया, राजा वगैरह सब बनने लगा, वही निरंकुश राजा जिसपे कोई अंकुश न लगाया जा सके। तो क्या हुआ था कि 1815 के बाद जो फिर से बुर्बो राजवंश का स्थापना किया गया, तो उसमें से एक राजा आया, एक राजा बना चार्ल्स दसम। कौन राजा बना था, चार्ल्स दस। ठीक है, चार्ल्स दसम बोल सकते हैं, चार्ल्स दस, ये राजा बना। तो इसी के समय में जो है जुलाई 1830 की क्रांति हुआ था। क्यों हुआ था, इसके बारे में हम लोग विशेष इस वीडियो में ध्यानपूर्वक देखेंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग क्या लिखा गया बुक में, वो बिहार बोर्ड से रिलेटेड जो आप लोगों को क्वेश्चन आता है वो इससे आप लोगों को पक्का बन जाएगा। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक समझेंगे। पॉइंट क्या है आज का, जुलाई 1830 की क्रांति। एक एक पॉइंट आपको अच्छे से समझना है और इससे ऑब्जेक्टिव भी आता है। बोला गया है कि चार्ल्स दसम एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था। देखो ये जो बात हो रहा है 1815 के बाद का, यानी 1830 का। बोला गया चार्ल्स दसम एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था। शासक मतलब क्या होता है, राजा था। तो कहाँ का राजा था, फ्रांस का। कैसा राजा था, निरंकुश राजा था। निरंकुश मतलब जिसपे कोई किसी का भी नियंत्रण ना हो, जिसको जो मन में आए वो कर सकता है। और प्रतिक्रियावादी था, यानी किसी के बारे में गलत सोचना बोल सकते, किसी चीज पे जो है अपना प्रतिक्रिया देना है, विरोध प्रदर्शन, विरोध करना, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो चार्ल्स दसम एक ऐसा ही राजा था, एक निरंकुश टाइप का राजा था। ठीक है, जिसने फ्रांस में उभर रही राष्ट्रीयता तथा जनतंत्रवादी भावनाओं को दबाने का कार्य किया। कहने का मतलब क्या हो गया, ध्यान से समझेंगे। बोला गया कि चार्ल्स दसम जो है एक निरंकुश राजा था। कहाँ का, फ्रांस का राजा था। और ये क्या किया कि फ्रांस में जो राष्ट्रीयता की भावना जो उभर रही थी, यानी देश प्रेम की भावना लोगों के अंदर जो जग रहा था, उस भावना को दबाने का काम किया। कौन, तो चार्ल्स दसम। ठीक है, यानी वहां पे शासन का एक पद्धति जो चल रहा था या पुनर्स्थापना हो गया था, वो वही चाहता था कि यहाँ पे केवल राजा अपने मन की मनमानी करे और उस पर जनता का कोई दबाव वगैरह सब नहीं हो। ठीक है, अब क्या बोला गया, ध्यान से समझेंगे। बोला गया है कि उसने अपने शासन काल में संवैधानिक लोकतंत्र की राह में कई गतिरोध उत्पन्न किए। क्या बोला गया कि चार्ल्स दसम जो है वो जिस टाइम शासन कर रहे थे, यानी 1830 के आसपास जो शासन कर रहे थे, तो उस टाइम क्या हुआ कि अपने शासन काल के दौरान जो भी संवैधानिक रूल था, उस रूल में कई बार बीच में रोड़ा बने। रोड़ा कहने का मतलब रुकावट डाले। कौन,
तो चार्ल्स दसम, उस चीज को न मानना, ठीक है। ऐसा कौन किए? तो चार्ल्स दसम। बोला गया उसके द्वारा प्रतिक्रियावादी पोलेगनिक, देखो ध्यान से, पोलेगनिक को प्रधानमंत्री बनाया गया। अब यहाँ पे क्या बताया गया, सबसे इंपोर्टेंट जो याद रखने वाला बात है, यहाँ बताया गया है कि चार्ल्स दसम जो है अपने काम को हल्का करने के लिए, बोल सकते हैं कि अपनी सहायता के लिए किसको प्रधानमंत्री नियुक्त करते थे? पोलेगनिक को। किसको? पोलेगनिक को प्रधानमंत्री बनाते हैं। तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव याद रखेंगे कि चार्ल्स दसम ने किसको प्रधानमंत्री नियुक्त किया? पोलेगनिक को। अब बोला गया पोलेगनिक ने पूर्व में लुई 18वें द्वारा स्थापित समान नागरिक संहिता के स्थान पर शक्तिशाली अभिजातीय वर्ग की स्थापना तथा उसे विशेष अधिकारों से विभूषित करने का प्रयास किया। देखो बहुत बेस्ट लाइन है। जब चार्ल्स दसम फ्रांस का जब राजा था तो वो अपना प्रधानमंत्री किसको बनाया? पोलेगनिक को। जब पोलेगनिक प्रधानमंत्री बना तो वो क्या करते हैं कि चार्ल्स दसम से पहले जो लुई 18वां, ठीक है, कौन राजा था? लुई 18वां राजा था। कहाँ का? फ्रांस का। तो ये ना अच्छा एक कानून लाया था। कौन सा? समान नागरिक संहिता, यानी यहाँ पे जो फ्रांस में जो नागरिकों को समान अधिकार दिया जाएगा, उस चाहे गरीब हो अमीर हो उससे मतलब नहीं, सबको समान अधिकार मिलेगा, सबको समान रूप से समझा जाएगा। ऐसा नियम कौन लाया था? ये कौन लागू किया था? तो लुई 18वां। लेकिन जब पोलेगनिक प्रधानमंत्री बनता है, कहाँ का प्रधानमंत्री बनता है? फ्रांस का। तो वो क्या करता है, उस लुई 18वें द्वारा जो समान नागरिक संहिता रहता है उसके स्थान पे ये शक्तिशाली अभिजातीय वर्ग की स्थापना करता है और उसे विशेष अधिकार भी देता है। कौन? पोलेगनिक। यानी समान नागरिक संहिता को हटा करके कि अब सब लोगों को एक समान नहीं समझा जाएगा, जो इस देश में शक्तिशाली रहेगा ना उसी को विशेष अधिकार दिया जाएगा, ठीक है। ये बात कौन की है? पोलेगनिक। तो ये खराब किया, अब जनता इससे भड़केगा ही, ठीक ना, जनता क्या होगा? भड़केगा ही। और इसको प्रधानमंत्री कौन बना था? तो चार्ल्स दसम बना था। तो इससे जनता भड़क रहा था, ठीक है। और जनता भड़केगा तो उस सबको मार के भगा देगा। वही बात यहाँ हुआ, वो विशेष अधिकार दिया किसको? शक्तिशाली वर्ग को। अब बोला गया कि उसके इस कदम को उदारवादियों ने चुनौती तथा क्रांति के विरुद्ध षड्यंत्र समझा। जब पोलेगनिक ऐसा किया, जब विशेष लोगों को अधिकार देने लगा तो वहां के जो उदारवादी लोग थे, उदारवादी करने का मतलब अच्छा इंसान सब जो था, जो सब देश के लिए सोचता था, तो उसको लगा कि हम लोगों के प्रति कोई षड्यंत्र रच रहा है, हम लोग जो क्रांति करेंगे उसके प्रति कुछ अलग षड्यंत्र रच रहा है, कुछ गड़बड़ करने जा रहा है। कौन? पोलेगनिक। ऐसा अच्छे आदमी सब सोचे जो ठीक ठाक इंसान थे। बोला कि प्रतिनिधि सदन एवं दूसरे उदारवादियों ने पोलेगनिक के विरुद्ध गहरा असंतोष प्रकट किया। अब बोला है कि वहां के जितने सारे लोग थे, उदारवादी लोग थे, अच्छे लोग सब थे, और जो एक तरह से संसद वगैरह से बोलेंगे, वो इस बात के लिए जो है, जो पोलेगनिक जो क्या किया कि विशेष लोगों को जो अधिकार देने लगा, इस चीज के लिए उसका खूब ज्यादा विरोध किया गया। कहाँ? फ्रांस में विरोध किया गया, वहां के लोग किए। आगे बोला गया है, ध्यान से समझना सारे स्टूडेंट, बोला गया क्या कि चार्ल्स दसम ने इस विरोध के प्रतिक्रिया स्वरूप 25 जुलाई 1830 ईस्वी को 4 अध्यादेश द्वारा उदार तत्वों का गला घोटने का प्रयास किया। अब क्या हुआ कि हम जैसे कोई राजा प्रधानमंत्री के खिलाफ, प्रधानमंत्री कुछ ऐसा करेगा, काम करेगा, तो हम उसके खिलाफ बोलेंगे तो प्रधानमंत्री क्या करेगा? हम लोग को और नुकसान पहुंचाएगा? नहीं, गलती मानेगा या उस चीज को सही करेगा। लेकिन ये कब होगा? जब लोकतांत्रिक देश हो। लेकिन फ्रांस में ऐसा था ही नहीं, वहां तो राजतंत्र था, इसलिए राजा को जो मन होगा वही करेगा, आपको उससे कोई मतलब उनको आपसे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ भी वही हुआ कि जब सारे लोग गुस्सा हो जाते हैं, विरोध करने लगते हैं राजा का, तो चार्ल्स दसम गुस्सा में क्या करते हैं? चार्ल्स दसम 25 जुलाई 1830 को, जुलाई में देखो 25 जुलाई 1830 को क्या करता है? 4 अध्यादेश जारी करता है। ये कानून होता है 4 अध्यादेश, ठीक है, 4 अध्यादेश कानून वगैरह है। तो 4 अध्यादेश लागू कर क्या करता है कि जो नॉर्मल लोग होते हैं, उदारवादी लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, उनके विरोध, एक तरह से बोलेंगे उनके गड़बड़ के लिए, उनके बोल सकते हैं ऐसे उससे हानि पहुंचेगा इस 4 अध्यादेश से, ऐसा ये कानून पास करवाते। कौन? तो चार्ल्स दसम। अब बोल सकते चार्ल्स दसम के पास इतना पावर होता है कि कोई भी कानून लागू कर सकता है, ठीक है। तो वही 4 अध्यादेश पारित करते। कौन करते हैं? तो चार्ल्स दसम। तो 4 से चार्ल्स दसम, 4 से 4 अध्यादेश, याद रखेंगे आप लोग। आगे क्या बोला गया? अब ये अध्यादेश आता है, सबको और गुस्सा आ जाता है, और बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। बोला गया इन अध्यादेशों के विरोध में पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ गई। अब जब ये अध्यादेश जारी किया गया तो पेरिस में क्रांति होने लगा, और फ्रांस में 28 जून 1830 से गृहयुद्ध आरंभ हो गया। जुलाई में ही 4 अध्यादेश पारित किया, और उससे पहले से 1 महीना पहले से
कहाँ फ्रांस में गृह युद्ध हो रहा था, गृह युद्ध हो रहा था मतलब थोड़ा मोड़ा हो रहा था अपने ही मतलब देश में जो युद्ध हो रहा था छोटा मोटा वो गृह युद्ध हो गया। तो ये 1 महीना पहले से हो रहा था, लेकिन अब ऐसा काम कर दिया चार्ल्स कि और खतरनाक बन जाएगा। देखो क्या होता है, तो गृह युद्ध आरंभ हो गया, इसे ही जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं। अब क्या हुआ, ध्यान समझना है कि ये जब 25 जुलाई 1830 को जब 4 अध्यादेश पारित किया तो वहां के लोग खूब ज्यादा और गुस्सा होकर के क्या करते हैं कि फ्रांस की राजधानी जो पेरिस है वहां पे क्रांति उत्पन्न हो, मतलब खूब ज्यादा क्रांति होने लगता है। और इसका मेन कारण ये भी हो सकता है कि 1 महीना पहले से ही जून 1830 में गृह युद्ध स्टार्ट हो गया था, तो 1 महीना पहले से जो है गृह युद्ध हो ही रहा था, और जब 4 अध्यादेश पारित किया तो और लोग गुस्सा होकर के पेरिस में क्या करता है, क्रांति कर देता है, तो खूब ज्यादा क्रांति होने लगता है। इसको ही जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं। तो जुलाई 1830 की क्रांति क्यों हुई कि आप लोग को समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को एक बार और देखोगे अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब जो जुलाई 1830 की क्रांति जो हुआ, ये खतरनाक जो क्रांति हुआ, तो क्या हुआ, ये क्रांति के बाद क्या होता है, ध्यान सुने, परिणाम तो चार्ल्स फ्रांस की गद्दी त्याग कर इंग्लैंड पलायन कर गया। अब ऐसा क्रांति हुआ, ऐसा खतरनाक क्रांति वहां के लोग किए कि वहां का जो राजा था चार्ल्स वो फ्रांस की राजगद्दी को छोड़ करके यानी अपना पद को छोड़ करके और इंग्लैंड पलायन यानी इंग्लैंड भाग जाता है। कौन, तो चार्ल्स। तो जुलाई 1830 की क्रांति के बाद चार्ल्स कहाँ भाग गया, इंग्लैंड भाग गया, और इस प्रकार फ्रांस में बुर्बो वंश के शासन का अंत हो गया। और चार्ल्स से ही बुर्बो वंश का क्या होता है, अंत हो जाता है। बुर्बो वंश है 1815 वियना सम्मेलन के परिणाम स्वरूप बुर्बो वंश का ही पुनर्स्थापना किया गया। तो इस वंश का कब खत्म हो जाता है, किसके शासनकाल में, तो चार्ल्स हटता भागता वहां से और बुर्बो वंश भी खत्म हो जाता है। अब क्या थोड़ा बोला गया, ध्यान से थोड़ा सुन लेंगे। बोला गया इसमें क्या कि फ्रांस में जुलाई 1830 की क्रांति के परिणाम स्वरूप बुर्बो वंश के स्थान पर ऑर्लेयर वंश को गद्दी सौंपी गई। अब बुर्बो वंश खत्म हो जाता है और इसके स्थान पर ऑर्लेयर वंश, बिहार बोर्ड में नहीं पूछता, ये पूछेगा बुर्बो वंश, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। अच्छा यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव बताओ, देखो बन सकता है कि फ्रांस में जुलाई 1830 की क्रांति के साथ ही किस वंश का पतन हो गया, बुर्बो वंश का, याद रखेंगे, ठीक है। तो इसके बाद अर्लियर वंश आता है। इस वंश के शासक लुई फिलिप है ने उदारवादियों, पत्रकारों तथा पेरिस की जनता के समर्थन से सत्ता प्राप्त की थी, अतएव उसकी नीतियों उदारवादियों के पक्ष में तथा संवैधानिक गणतंत्र के नियमित रहा। यानी कहने का मतलब सीधे सीधे ये हुआ कि जब चार्ल्स गद्दी छोड़ करके भाग जाता है फ्रांस का, तो वहां पे राजा कौन बन जाता, तो लुई फिलिप राजा बनता है। कौन बनता है, लुई फिलिप। अब लुई फिलिप राजा बनता है किसके बाद, तो चार्ल्स के बाद लुई फिलिप वहां का राजा बनता है। लुई फिलिप जो है कहाँ का राजा बनता है, कहाँ का राजा बनता है, फ्रांस का। और जैसे चार्ल्स जो है, चार्ल्स अपना प्रधानमंत्री किसको बनाया था, चार्ल्स अपना प्रधानमंत्री किसको बनाया था, किसको बनाया था, पोलेग्निक को। ठीक इसी प्रकार से लुई फिलिप जो है अपना प्रधानमंत्री किसको बनाता है, तो घीजो को बनाता है। किसको बनाता है, घीजो को बनाता है। तो बाद में देखेंगे इसी के कारण जो है क्या होता है, फ्रांस की 1848 में जो क्रांति होता है इसी के कारण होता है, ठीक है। तो इस जुलाई 1830 की क्रांति आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया, समझ में आ गया होगा तो आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, कमेंट्स करके जरूर बताना कि आप लोग को समझ में आया नहीं, और नहीं समझ में आया तो आप लोग इस वीडियो को एक बार और देख लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे।